रुझान है तो मिला जुला गिफ्ट निफ्टी आपको नजर आएगा कंफ्यूज्ड। ऐसे में हरमाज की जरूरत है भाई समझने के लिए मूड दरअसल है कैसा। हरमाज गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड दिखने के लिए अच्छा है मगर अच्छा है नहीं कहने के लिए देखा जाए तो, क्योंकि कल डाउ ने जो अंडर परफॉर्म करा और अगर S&P 500 और नैस्डैक ऊपर बंद हुए तो वो टेस्ला की बदौलत बंद हुए। 21% मूव आने के बाद इस तरह का और 21% जी बिल्कुल इसी तरह इसीलिए। और आप देख सकते हैं क्योंकि टेस्ला अगर 22% चलने के बाद भी नैस्डैक में 1% का भी उछाल नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि टेस्ला का उतना वेटेज नैस्डैक में है नहीं। नैस्डैक में करीब करीब 4.25% का वेटेज है टेस्ला का, जबकि जो बाकी के बिग टेक है उनके 11, 12, 14% है। और वो सारे बिग टेक कल चले नहीं, ना एप्पल चला, ना इन्वीडिया चला, ना अल्फाबेट चला। उन सबके नतीजे आने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, तो वो थोड़े से ऑन द एज अभी भी है। तो ये सिर्फ टेस्ला की बदौलत कल हरे निशान में बंद हुए S&P 500 और नैस्डैक, मगर मूड कुछ इतना सुधरा हो या कोई ऐसे बड़े संकेत आए हो ऐसा है नहीं। और टेस्ला में भी जो 22% की उछाल आई वो भी 2013 के बाद की उनकी एक दिन की सबसे बेहतरीन तेज़ी थी, और 2010 में जो उनका IPO आया था उसके बाद की दूसरी सबसे बेहतर दिन था उनका। लेकिन नतीजे जो थे, इलॉन मस्क ने जो कमेंट्री दी थी कि 20 से 30% की ग्रोथ आएगी हमें अगले साल, जो एनालिस्ट बेरिश है वो तो बेरिश है ही, लेकिन जो बुलिश है वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की ग्रोथ आ सकती है। जो डॉइश बैंक है वो तो बुलिश है टेस्ला पे। उन्होंने कहा है कि इलॉन मस्क ने तो कहा है 20-30% होगी, हमारे हिसाब से 10 से 15 से ज़्यादा होने के अनुमान थोड़े से कम है। और वो सारा उस पर डिपेंड करता है कि वो अफोर्डेबल कार कितनी जल्दी ला सकते हैं। जो मॉडल 3 या मॉडल Y उनका जो है वो $30,000 के नीचे का कब तक ला सकते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। और मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा कि हमारा तो अनुमान ये है कि 14% ग्रोथ होगी। और बर्नस्टीन जो कि बेरिश है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि इलॉन मस्क बातें तो करते हैं मगर डिलीवर करने में थोड़े से तकलीफ होती है उन्हें। तो काफ़ी इंस्टेंसेस हाईलाइट करे उन्होंने, रोबो टैक्सी के, इसके उसके नहीं हुआ है। कहा उन्होंने बहुत पहले था, 4 साल से एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना है, वो नहीं हुआ है। तो ये उनका मानना है कि रेगुलेटरी और जो टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स है वो टेस्ला को शायद मुश्किल में डाल सकते हैं आगे चल के। इसलिए बर्नस्टीन टेस्ला पे बेरिश है। मगर डाउ ने अंडर परफॉर्म क्यों करा? एक तो इसलिए क्योंकि टेस्ला डाउ का हिस्सा है नहीं, और डाउ के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनके नतीजे आए कल वो थोड़े से कमज़ोर थे। IBM के नतीजे कमज़ोर थे तो IBM 6% गिरा, और हनीवेल के नतीजे कमज़ोर थे इसलिए वो भी 5% गिरा, तो उसमें डाउ में दबाव आया। और बोइंग में दबाव आया क्योंकि जो अग्रीमेंट होना था हड़ताल करने वाले कर्मचारी और बोइंग के बीच में, वो कर्मचारी ने रिजेक्ट कर दिया। तो उस वजह से शेयर में दबाव था और उस वजह से डाउ में दबाव था। जिसने डाउ की थोड़ी सी लाज बचाई वो है यूपीएस के नतीजे अनुमान से अच्छे थे। 2 साल के बाद पहली बार सेल्स और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। ये यूपीएस क्या करती है? ये पार्सल डिलीवरी का काम करते हैं, जो अमेजॉन, फेडेक्स वगैरह करते हैं, यूपीएस वहाँ। मगर उन्होंने एक वक्त पर यूपीएस 10% ऊपर था, मगर गेंस थोड़े से कम हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो दोबारा काटी है, दूसरी बार लगातार। पहले उनका कुछ $94 बिलियन का अनुमान था, वो उन्होंने पिछले क्वार्टर में कुछ 93 बिलियन किया था, अब उन्होंने 91.5 बिलियन कर दिया है। तो इस वजह से शेयर की जो बढ़ोतरी थी वो थोड़ी सी कम हो गई और 5% ऊपर बंद हुआ यूपीएस। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी आया कल, मगर उससे भी बाजार पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अनुमान से बेहतर थे और जो प्री हरिकेन लेवल्स जो थे उस पर वापस आ गए, तो वो एक अच्छी बात थी। फ्लैश आउटपुट इंडेक्स जो आया, PMI डेटा अब तक आया नहीं है, वो तो महीने की शुरुआत में आएगा, लेकिन जो फ्लैश डेटा आया है वो बेहतर था। और न्यू होम सेल्स थे वो अनुमान से बेहतर थे, मगर अच्छे संकेत होने के बावजूद भी कोई खास ऐसा असर बाजार पर नहीं देखने मिला, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को थोड़ा सा अभी एज पर रख रहे हैं। मगर इतना सब होने के बाद भी S&P 500 जो है कल तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब 240 सेशन से ज़्यादा S&P 500 अपने 200 DMA से ऊपर चल रहा है। और किसी एक ब्रोकरेज ने एक डेटा एनालिसिस की है कि जब ऐसा हुआ है, 13 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पिछली ऐसे कि S&P 500 240 सेशन से ज़्यादा 200 DMA के ऊपर चला हो। जब ऐसा होता है तो अगले 6 महीनों में S&P 500 की औसत रिटर्न्स जो होती है वो 7% की होती है। ये एक एनालिसिस किया है। पाइपर सैंडलर ने भी ये कहा है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं उसकी वजह से शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो, मगर साल के अंत तक हमारा टारगेट जो है 6100 का है S&P 500 पर, तो हमारा नज़रिया बुलिश बना हुआ है। अर्निंग्स की बात हम कर रहे थे कि जो 160 कंपनियों के नतीजे आए हैं अब तक S&P 500 के, अब तक जो अर्निंग्स ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 3.5% की हुई है। वो अनुमान से कमज़ोर है, मगर फिर भी रिएक्शंस दोनों तरफ के आए हैं। जो अच्छे नतीजे आए हैं तो अच्छे आए ही हैं, मगर जो अपने भी वैसे ही हो रहा है। एक्सट्रीम रिएक्शंस हो रहे हैं दोनों तरफ। सिर्फ नतीजों पर रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे यूएस में, उसके अलावा ऐसा कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। और मैंने कहीं पढ़ा भी था, किसी ने तो नोट में लिखा भी था कि
व्हाइट हाउस में जो कोई भी हो, आगे चल के बाजार तो सिर्फ अर्निंग्स पर ही चलेगा, व्हाइट हाउस में चाहे जो भी हो, दैट इज इरिस्पेक्टिव। तो उस पर ज़्यादा नज़र है। एशिया में अभी मिला जुला कारोबार है, और बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने एक बात अपनी पॉलिसी से पहले कह दी कि जो अगले हफ्ते हमारी बैठक होने वाली है उसमें हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, कह दिया उन्होंने कल। तो अब पॉलिसी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, मगर उन्होंने कह दिया, तो एक संकेत जापान से ये निकल कर आया। तो फिलहाल दिखने के लिए ऑन स्क्रीन संकेत अच्छे हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्ला, अदरवाइज नथिंग टू रीड अबाउट। हाँ, बस ये है कि ट्रम्प साहब के आने से उम्मीदें जाग जाती हैं कि अर्निंग्स को तूल मिल जाएगा, ऐसा लार्जली परसेप्शन है। अमेरिका इनके फेवर के डिसीजंस आएंगे। खैर, वो उनकी प्रॉब्लम, पर उनकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम भी है लेकिन ठीक है, ज़्यादातर नतीजों का रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैटिश सा हैंडओवर पकड़ लेते हैं, हॉर्मास की बात से समझ में आ रहा है। अब अपने सेशन का अप्रोच कहने के लिए इंडेक्स पे कुछ रिस्पाइट मतलब बहुत पिट रहे थे तो कम पिटाई हो रही है, तो वो भी अपने आप में रिस्पाइट है, थोड़ा सा थमा है मामला। तो ऐसे में वीरू से जान लिया जाए इसका मतलब क्या।